जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करते अच्छे होंगे और मन से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज का हमारा जो है टॉपिक है इतिहास का। चलेंगे क्लास 10th का इतिहास का प्रथम चैप्टर है, उसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद। सबसे पहले हमारे मन में ख्याल आता है कि इतिहास जो हम पढ़ना चाह रहे हैं, इतिहास जो पढ़ रहे हैं, पहला चैप्टर हमारा क्या है, इतिहास। तो इतिहास का पहला चैप्टर है, इतिहास का पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले आखिर में हम समझेंगे कि इतिहास किसे कहते हैं। तो इतिहास का मतलब होता है, इतिहास का मतलब ऐसा नहीं बोलिएगा कि इति का मतलब बीती, हास का मतलब कहानी, यानी बीती हुई बात को, कहानी को इतिहास नहीं कहते हैं। कहने का मतलब है कि इतिहास बोलेंगे, इतिहास की डिफिनेशन यदि आपसे पूछा जाए तो बताइएगा। इतिहास बोलिएगा इतिहास एक वैसी घटनाएं, बोलेंगे एक वैसी घटनाएं जो मानव को, राष्ट्र को एवं लोगों को सदा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, वैसी घटनाओं को क्या कहते हैं, इतिहास। इतिहास का मतलब ऐसा नहीं कि जो बात बीत गया हुआ इतिहास है। मान लिया जाए कि राम जो है एक पेड़ पर चढ़ा था और उसका अचानक कल जो पैर टूट गया, तो क्या हुआ, इतिहास है? नहीं, उसको इतिहास नहीं बोलेंगे। इतिहास बताइएगा कि एक वैसी घटनाएं जो मानव को, राष्ट्र को सदा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हों, वैसी घटनाओं को क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। आशा करते हैं कि इतिहास के बारे में समझ गए होंगे। चलिए, आज का हमारा जो है इतिहास का प्रथम चैप्टर है, उसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद। तो हमारे मन में ख्याल आता है कि यूरोप और एक है राष्ट्रवाद। दो शब्द है, यूरोप है और एक क्या है, राष्ट्रवाद है। और यूरोप का मतलब होता है, यूरोप क्या है, तो बोलेंगे यूरोप एक महादेश है। यदि आपसे पूछा जाए कि यूरोप क्या है, तो बताइएगा महादेश। महादेश क्या होता है कि देशों का देश कहलाता है महादेश, यानी बहुत सारे देश आपस में मिल जाते हैं तो उसे एक नाम दिया गया, क्या चीज़, महादेश। तो हमारा जो यूरोप क्या है, एक महादेश है। और यदि आपसे पूछा जाए कि इस महादेश जो है कितने हैं, तो बताइएगा 7। महादेश की संख्या कितनी है, 7 है। तो पहला सबसे बड़ी जो है उसका नाम है एशिया महादेश, यानी एशिया महाद्वीप बोलिए, महादेश एशिया महादेश। और दूसरा यूरोप महादेश, अगला है अफ्रीका महादेश, अगला उत्तरी अमेरिका महादेश और दक्षिणी अमेरिका महादेश, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिक महादेश। इतने जो है महादेश के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। हमारा शब्द जो पहला यूरोप समझ गए, यूरोप क्या है, एक महादेश है। महादेश की संख्या कितनी है, 7 है। तो एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिक। ठीक है, चलिए आते हैं राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद का क्या अर्थ होता है, एक शब्द है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का अर्थ होता है राष्ट्र के प्रति प्रेम, राष्ट्र के प्रति लगाव, यानी देश के लिए कुछ करने का जज्बा। ठीक है, देश के प्रति हित चाहना, उसी को क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का मतलब हुआ कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्र के प्रति कुछ अच्छा चाहता हो, राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा करता हो, उसे क्या कहेंगे, राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद का अर्थ होता है किसी भी भौगोलिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है, यानी लोग एकजुट होने का जो है बताता है, संबंध दिखाता है, उसी को क्या कहेंगे, राष्ट्रवाद। और वैसे जो राष्ट्रवाद का जो पालन करते हैं उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रवादी कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कोई व्यक्ति देश के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो वह क्या कहलाएगा, उनके अंदर जो भावना है उस भावना को कहेंगे, राष्ट्रवाद की भावना उनके अंदर है। और जो व्यक्ति पालन करते हैं उसको क्या कहते हैं, यानी राष्ट्रवाद का पालन करने वाले व्यक्ति क्या कहलाएंगे, राष्ट्रवादी। चलिए, राष्ट्रवाद समझ में आ गया। बोलिएगा, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक या विशेष परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की क्या बनती है, वाहक बनती है, उसी को क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद का अर्थ होता है अपने देश से प्रेम होना और अपने देश के लिए कुछ करना, स्वार्थ की भावना ना रखना, उसी को क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अगला है राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद का उदय कब से माना जाता है, तो राष्ट्रवाद का उदय जो है पुनर्जागरण काल से ही माना जाता है। पुनर्जागरण काल जो है 14वीं से 17वीं सदी के बीच में जो है माने कुछ जो है परिवर्तन देखने को मिला, उसी को कहते हैं पुनर्जागरण काल। तो पुनर्जागरण का मतलब होता है पुनः जन्म लेना। ठीक है, संस्कृति और सभ्यता का पुनः विकास हुआ, जिसे पुनर्जागरण काल कहा जाता है। और इसमें क्या है, राष्ट्रवाद का उदय हुआ कब से माना जाता है, तो पुनर्जागरण काल से ही माना जाता है। 14वीं से 17वीं सदी के बीच में लगभग जो जितने भी मतलब सभ्यता संस्कृति का जो पुनर्जन्म हुआ, मतलब पुनः जो है लोग जागरूक हुए, उसी को क्या कहते हैं, पुनर्जागरण काल हो गया। और कहता है यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का क्या कारण था, तो यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का क्या कारण था, तो राष्ट्रवाद उदय हुआ कहाँ, यूरोप में। तो उसका प्रमुख कारण था उस समय का जो है, उस समय यदि यूरोप की बात करें, उस समय कब, जब मतलब जब उस समय राष्ट्रवाद की भावना पनपत उस समय, तो उस समय यूरोप में क्या था, यानी पूरा जो यूरोप क्या था, छोटे छोटे भागों में बटे हुए थे। जितने यूरोप महादेश थे सभी टुकड़ों
टुकड़ों में बटे हुए थे और वहाँ अलग अलग राजा राज्य करते थे। अनेक जो है अलग अलग राजा आज सभी हिस्सों में राज्य कर रहे थे और उनका जो है तानाशाही थे। तानाशाही का मतलब होता है कि वो जब मन चाहते थे वही लागू करते थे, तो अपना नियम चलाते थे, अपना शासन करते थे, उसी को क्या कहते हैं, तानाशाही। तो यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का यही सब कारण था कि वहाँ जो है जितने भी क्षेत्र थे सभी टुकड़ों में बटे हुए थे और वहाँ जो अलग अलग राजा राज करते थे और सभी राजा कैसा थे, तानाशाही थे। जनता के सुख दुख में उसको कोई चिंता नहीं थी। इसीलिए क्या हुआ, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, राष्ट्रवाद का उदय हुआ, सभी के मन के अंदर भावना पनपा। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जो है फ्रांस से माना जाता है। फ्रांस देश है, फ्रांस जो है फ्रांस से माना जाता है। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय फ्रांस देश से माना जाता है। कब? 1789 ईस्वी में जो क्रांति हुई फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई, उसी समय राष्ट्रवाद का उदय माना जाता है। और यहाँ जो है फ्रांस में राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण क्या था, तो हमारा पहला कारण था कि मजदूरों एवं किसानों की दयनीय स्थिति थी। फ्रांस की यदि बात करें हम, तो वहाँ जितने भी जो है वहाँ जो जितने भी मजदूर वर्ग के लोग थे, प्राणी नहीं, जितने भी मजदूर वर्ग के लोग थे और जितने भी किसान थे, सभी की दयनीय स्थिति थी। उनसे काम अधिक लिया जाता था, अत्यधिक मात्रा में, और उनको जो है मजदूरी भी कम दिया जाता था। और किसानों को क्या किया जाता था, किसानों को जो है फसल बोने के लिए पैसे नहीं होते थे, फिर भी उनको कर वसूली किया जाता था। इसी के कारण वहाँ फ्रांस में क्या हो गया, राष्ट्रवाद का उदय हुआ। और जो है लुई 16वां एक राजा था, फ्रांस का एक शासक था लुई 16वां। लुई क्या है, लुई एक वंश है और 16वां राजा बना। तो लुई 16वां जो निरंकुश राजा था और भोग विलास में ज़्यादा जो है विलीन रहता था, यानी लुई 16वां एक राजा हुआ और निरंकुश भावना था। निरंकुश का मतलब होता है उसको कोई यानी उस पर कोई पाबंदी नहीं थी, जब मन चाहता था जो मन करता था वो करता था, ठीक है। इसीलिए लुई 16वां का निरंकुश होने का कारण वह जो है ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में भोग विलास की भावना रखता था। और जो है भोग विलास का मतलब उसको अपने दुनिया से मतलब था, किसी के जनता के सुख दुख में कोई चिंता नहीं थी। और राजा का जो आयोग होना भी एक प्रमुख कारण बना, यानी वहाँ के जितने भी फ्रांस में जितने भी राजा हुए सभी आयोग हुए। आयोग का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लिया जाए कि आप 10th क्लास में फेल कर जाते हैं तो आपको जो है 11th क्लास में एडमिशन नहीं दिया जाता। या तो आप मानिए या तो कोई भी मान फिजिकल तैयारी कर रहे हैं, फिजिकल, या तो सभी कुछ फाइनल हो गया, मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आया, इसका मतलब कहीं ना कहीं कारण था। तो आयोग का मतलब होता है उस लायक नहीं होना। तो राजा का जो है आयोग होना, यानी राजा सभी बन बैठा था। फ्रांस में जितने भी लोग थे और जितने भी राजा हुए सभी आयोग थे, मतलब राजा के लायक नहीं थे। इसका भी एक प्रमुख कारण था यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हो रहा। कहाँ से? फ्रांस में। तो फ्रांस में राष्ट्रवाद का प्रमुख कारण था। और क्रांति के समय फ्रांस में किए गए कार्य क्या हुआ कि जब फ्रांस में जब क्रांति हो गई, क्रांति का मतलब लड़ाई 1789 ईस्वी में हुई, तो उस समय क्या हुआ, सामूहिक भावना को जो बढ़ावा दिया गया। सामूहिक भावना मतलब सभी लोग जो आपस में जुड़ गए और सभी लोग का कहना था कि नहीं, हम लोग एकत्रित होंगे और लड़ेंगे तो राजा जो है क्या यहाँ से हट जाएगा और पदस्थापित होगा और हमारे क्या है सुख दुख में जो है यानी सुख दुख के लिए क्या होगा, चिंता करेंगे, ऐसे लोगों को रखेंगे। तो सामूहिक भावना को बढ़ावा दिया और पितृभूमि तथा फ्रांस के नागरिक का नारा दिया गया। यानी पितृभूमि का मतलब लोगों आपस में यानी ऐसा भावना बना पा दें, यानी लोगों में ऐसा भावना यानी मन के अंदर डालने लगे कि हमारा जो यह भूमि है, संपत्ति है, जो पिता का दिया हुआ जो उपहार है, और इस भूमि को हम क्या करेंगे, बचाएंगे, इसके लिए हम लड़ेंगे, चाहे जो भी करना पड़े। और समान झंडा बनाया गया और एक समान झंडा बनाया गया, उसको जो है ना सभी के लोगों के बीच रखा गया और एकता की भावना को जो है बढ़ावा दिया गया। इसमें था क्रांति के समय, यानी फ्रांस में क्रांति कोई करना नहीं चाहते थे, तो लोगों के अंदर जो है भावनापन यानी उत्पन्न किया गया। और उसमें क्या है, लोगों के अंदर मन के अंदर डाला गया कि सामूहिक भावना डाला गया और पितृभूमि लालच दिया गया। फ्रांस के नागरिक को सभी को एकजुट होने के लिए जो है एक बढ़ावा दिया गया, ठीक है। तो उस समय क्रांति के समय फ्रांस में क्या गया, इतना कार्य था। और जो है क्रांति के बाद फ्रांस में जब क्रांति हो गई, उसके बाद जो किया गया कार्य था, नया संविधान व्यवस्था लागू किया गया। फ्रांस में जैसे ही क्रांति हो जाती है तो उसमें क्या होता है, नया संविधान व्यवस्था लागू किया गया और सभी को समान अधिकार दिया गया। यानी सभी वर्ग के जितने भी लोग थे सभी को समान अधिकार दिया गया, सभी को बराबरी का दर्जा दिया गया। उससे क्या हुआ कि मनोबल बढ़ गया। और क्या हुआ कि सामंती व्यवस्था को खत्म किया गया। सामंती व्यवस्था
व्यवस्था क्या थी कि फ्रांस में जितने भी ज़मींदार थे सभी खेत को अपने कब्जे में रखे हुए थे और किसानों से जो है काफ़ी जो है बड़े पैमाने पर यानी उसको जो है उनका किसानों का शोषण करते थे और फसलों को लगाने के लिए प्रेशर यानी दबाव देते थे। और इससे क्या हुआ कि सामंती व्यवस्था खत्म हुआ। ज़मींदार जितने भी मनमानी तरीके से यानी किसानों से दिन भर यानी 24 यानी कहा जाए तो पूरे अच्छे तरीके से काम लेते थे और उनको मजदूरी के रूप में कुछ भी जो दे देते थे उसको रखना पड़ता था, किसानों को रखना पड़ता था। तो सामंती व्यवस्था इसी को कहते थे, सामंती व्यवस्था। तो सामंती व्यवस्था को क्या किया गया, खत्म किया गया, क्योंकि ज़मींदार द्वारा मनमानी तरीके से जो है यानी जो है किसानों को जो है कुछ नहीं दिया जाता था। जब मन करते था तो अनाज जितना भी यानी मजदूरी नहीं दिया जाता था। तो सामंती व्यवस्था को खत्म किया गया कब, क्रांति के बाद। और आंतरिक आयात और निर्यात जो टैक्स लगता था यानी जैसे कि फ्रांस में जितने भी वस्तु उत्पादन होता था और आंतरिक टैक्स क्या होता था कि मान ले जाए फ्रांस के ही अंदर टैक्स लगता था अपने ही देश के अंदर और अपनी वस्तुओं पर क्या देना पड़ता था, टैक्स। तो उस टैक्स को हटा दिया गया और आयात और निर्यात किसी भी देश में भेजना हो या तो मंगवाना हो तो उसमें क्या है यानी टैक्स को हटा दिया गया, कर को समाप्त कर दिया गया। अगला नाप तौल की नई पद्धति अपनाया गया कहाँ, आएगा द्वितीय हो गया। अगला जो यहाँ पर हमारा है, अगला यह जो कहा गया कि फ्रेंच को राष्ट्रीय भाषा के रूप में नियुक्त किया गया, नाप तोल की नई पद्धति अपनाया गया और फ्रेंच को राष्ट्रीय भाषा दिया गया। यानी फ्रांस को एक राष्ट्रीय भाषा के रूप में दर्जा दिया गया और राष्ट्रगान जो वहाँ का जो मर्सिले था, मर्सिले फ्रांस का राष्ट्रगान बनाया गया। और सन 1793 ईस्वी में लुई सोलहवां को फांसी दी गई। लुई सोलहवां के कारण इतना बात जो हुआ था, तो लुई सोलहवां भोग विलास की दुनिया में जी रहा था, तो लुई सोलहवां को पूरे दुनिया के सामने उसको क्या किया दिया, फांसी कर दिया गया। फांसी दिया गया कब, 1793 ईस्वी में। अगला यह घोषणा किया गया कि पड़ोसी में भी, अब क्या हुआ कि जैसे से सन 1789 पर आज़ादी तो मिल गया, अब फ्रांस में जब जैसे राष्ट्रवाद की भावना पनप गया तो यह घोषणा किया गया, वहाँ के लोगों ने यह घोषणा किया, प्रण किया कि अब हम जितने भी पड़ोसी देश हैं उनको भी छुटकारा दिलाएंगे। राजा के जो है न कब्जे से हाथ, उसका राजा के जो कब्जा किया हुआ है जनता पर, उसको क्या करेंगे यानी अपना यानी राजतंत्र को हटा करके और जो लोकतंत्र की यानी भावना पनपाएंगे। और वहाँ का जो है प्रजातंत्र का मतलब होता है यानी कहने का मतलब वहाँ जनता के हाथ में जो है उनको जो है कार्यभार सौंपेंगे। यह घोषणा किया गया कि पड़ोसी देश में भी आज़ादी दिलाएंगे और पड़ोसी देश में पढ़े लिखे जितने लोग, और जहाँ जहाँ माने फ्रांस के लोग जब जाते थे तो उनको बहुत काफ़ी आदर सम्मान से देखा जाता था, क्योंकि इन्होंने फ्रांस के लोगों ने क्या किया यानी क्रांति करके फ्रांस के राजा से छुटकारा पा लिया। तो पड़ोसी देश में जो थे उन्होंने क्या किए, इन फ्रांस देशवासियों को काफ़ी अच्छा से स्वागत करते थे। और पढ़े लिखे लोग क्या किए, पड़ोसी देश में जब गए प्रवेश किए, तो पड़ोसी देश में जब प्रवेश किए तो पढ़े लिखे लोग क्या किए, इनके सैनिकों को मदद किए ताकि हमें भी इस काम से क्या, इससे जो है न राजा के तानाशाही सरकार से क्या क्या छुटकारा मिल सके। नेपोलियन बोनापार्ट इसी के बीच आता है, नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। इसी बीच जो है फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट जो है 15 अगस्त सन 1769 ईस्वी में, ठीक है, 15 अगस्त सन 1769 ईस्वी में कोरसिल द्वीप में जन्म लिए, ठीक है। कोरसिल द्वीप में जो है उनका जन्म हुआ, 15 अगस्त 1769 ईस्वी में जन्म हुआ, कोरसिल द्वीप में जन्म हुआ था। और माता पिता इटालियन मूल के थे और पिता कार्लो बोनापार्ट थे। और इसमें जो है पिता क्या थे, वकील थे। इनके बारे में थोड़ा जानकारी रखिएगा। और सन 1799 ईस्वी में डायरेक्टरी शासन समाप्त कर दिए कौन, जो है नेपोलियन बोनापार्ट। और 1804 में फ्रांस का सम्राट बने। यानी पूछा जाएगा कि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का शासक कब बना, तो 1804 ईस्वी में। और 1804 में क्या किया इन्होंने, नेपोलियन संहिता लागू कर दी। नेपोलियन संहिता लागू करने के बाद राष्ट्रवाद के प्रचार में बोनापार्ट का योगदान, राष्ट्रवाद के जो है न राष्ट्रवाद की भावना के प्रचार में यदि नेपोलियन बोनापार्ट की बात किया जाए तो काफ़ी अहम योगदान रहा। इन्होंने क्या किए यानी अपने जो है राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण तो सन 1789 ईस्वी में हो चुका था, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो प्रचार प्रसार में नेपोलियन बोनापार्ट काफ़ी अहम भूमिका निभाएं। इन्होंने क्या किए यानी राष्ट्रवाद की भावना को यानी सर्वसाधारण वस्तु बना दिए और सड़कों पर, अखबारों में सभी जगह फैलाने का काम किए। और सभी राजाओं से मिलकर और सभी लोगों से मिलकर यानी क्या किए, राजाओं अनेक जो है बहुत सारे राजाओं को जो है यानी उनको कहा जाए तो फांसी के फंदे पर लटकवा दिए। और बहुत लोगों के जो है न यानी बहुत लोगों की जानें चली गई। इसमें जो है राष्ट्रवाद के प्रचार में बोनापार्ट का काफ़ी अहम योगदान था। इन्होंने जगह जगह जाकर लोगों के मन के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को समझाएं कि राष्ट्रवाद ऐसा होता है, यदि आप लोग भी
यदि एकजुट होकर विरोध कीजिएगा तो आप लोग भी क्या हो जाइएगा, आप लोग भी स्वतंत्र हो सकते हैं। इस प्रकार था हमारा राष्ट्रवाद में, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अगले क्लास में आप लोग जो है इसका थोड़ा इतना लिखे हैं, अगले क्लास में हम पूरा समझाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, बाय।